नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और पहले बात ट्रेन हादसे की। उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 12 डब्बे पटरी से उतर गए। दोपहर करीब 2:30 बजे के करीब ये दुर्घटना हुई है। गोंडा से 25 किलोमीटर की दूरी पर इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और 23 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 1 महीने में दूसरी ट्रेन घटना है ये। गोंडा झिलाही के बीच पिकौरा के पास ये हादसा हुआ है। बचाव टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में हुए रेल हादसे का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। करीब 30 एम्बुलेंस, 2 एनडीआरएफ, 2 एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। विनीत जायसवाल एसपी गोंडा को सुनते हैं। रेस्क्यू अभियान चलाया गया और घायलों को तत्काल ट्रेन से निकाला गया, डब्बों से जो उसमें फंसे हुए थे। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा भी काफ़ी सहायता की गई। अभी तक जो पुष्ट सूचना है उसके अनुसार 2 लोग की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मृत्यु हुई है, जिन्हें एम्बुलेंस से भिजवाया गया है और करीब 6 लोग हैं जो थोड़े गंभीर घायल हैं। उन्हें भी तत्काल यहाँ पर, क्योंकि सीएमओ भी यहीं पर आ गए थे और एम्बुलेंस की हमारी सारी टीमें थी, स्ट्रेचर में लाकर तत्काल उन्हें अस्पताल उपचार हेतु भिजवाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग हल्के रूप से चुटहिल हुए हैं, तो उनको फर्स्ट एड आदि की सुविधा जो है पास के सीएचसी में उपलब्ध कराई जा रही है। इन डब्बों को 2 बार हमारे पुलिस की टीमों द्वारा और जो रेस्क्यू टीम रेलवे की अपनी है उसके द्वारा पूरा चेक कर लिया गया है। इसमें अभी वर्तमान में कोई नहीं फंसा है। और आइए अपने सहयोगियों के पास चलते, रणवीर सिंह के पास जो रास्ते में मौजूद हैं दुर्घटनाग्रस्त स्थल के, और साथ ही रविशंजन भी मौजूद हैं। रणवीर, पहले आपसे क्या डिटेल्स आप अभी दे सकते हैं हमें? देखिए, औपचारिक तौर पर जो सूचना आई है सरकार के स्तर पर, वो मृतकों की संख्या 2 है और इसके अलावा अगर घायलों की बात करें तो 6 गंभीर रूप से घायल हैं और लगभग 30 के आसपास जो है कुल घायलों की संख्या है। तो जो घायल हैं उनको मनकापुर के सीएससी पहुंचाया गया है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको जिला अस्पताल भेजा गया है। मुख्यमंत्री का दफ्तर इस पूरे मामले में जिला प्रशासन के साथ संपर्क में है। जो रेलवे मंत्रालय है वो जिला प्रशासन के साथ संपर्क में है। जिलाधिकारी और जिले के कप्तान वो मौके पर हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर हैं और जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें पहुंची थी उनको सबसे पहले जो ड्यूटी दी गई वो ये कि जो डब्बे डिरेल हुए हैं उनके अंदर चेक किया जाए कि कोई फंसा तो नहीं है। और प्रशासन की जो बाकी मेडिकल टीम्स थी और जो एम्बुलेंसेस थे उनको लगाया गया। जो घायल हैं उनको आसपास के सीएससी या पीएससी पहुंचाने के लिए और जो गंभीर है उनको जिला अस्पताल पहुंचाने के लिए। इस मामले अभी तक 2 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है और 11 ट्रेनें ऐसी हैं जिनका रूट डाइवर्जन किया गया है। लखनऊ से लेकर गोरखपुर के बीच में जो गोंडा जंक्शन है ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और गोंडा जंक्शन से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये जो घटना हुई है, इसकी वजह से लखनऊ गोरखपुर जो रेल लाइन है, डबल लाइन, ये अफेक्टेड हुई है और इसके अफेक्टेड होने की वजह से जो रेलवे का डाइवर्जन 11 ट्रेनों का वो किया गया है। तो फिलहाल करीब 40 मेडिकल स्टाफ मौके पर मौजूद है और आसपास के जो सीएससी पीएससीज हैं उनको अलर्ट पे रहने को कहा गया था, जहां पे बेसिक इलाज किया जाएगा। इसके अलावा जिला अस्पताल में तैयारियां की गई थी। एम्बुलेंसेज मौके पर पहुंचाए गए थे और जो यहां लखनऊ में बैठे हुए एसीएस होम से लेकर जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो पूरी इस घटना की मॉनिटरिंग जिला प्रशासन के साथ संवाद स्थापित करके कर रहे हैं। चूँकि गोंडा जंक्शन का जो इलाका जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है वो एनईआर के अधीन आता है, ऐसे में गोरखपुर में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के जो अधिकारी हैं वो भी संपर्क में हैं और साथ ही जो असम के सरकार है वो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बातचीत कर रही है, क्योंकि डिब्रूगढ़ असम में है और असम से ये ट्रेन जा रही थी। तो ऐसे में सरकारों का और विभागों का आपस में जो समन्वय है उसकी वजह से लोगों को सबसे पहली प्रायोरिटी थी जो घायल हैं उनको अस्पतालों में पहुंचाए जाने की। तो 2 के मौत हुई है। एक सबसे बड़ी जो राहत कही जा सकती है कि हादसा बड़ा था, 12 डब्बे डिरेल हुए, लेकिन जो मृतकों की संख्या है वो कम से कम बहुत ज़्यादा नहीं है और जो घायल हैं उसमें भी घायलों की संख्या में 6 ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। तो शायद हो सकता है, अभी ये रेलवे कंफर्म कर पाएगा कि एलबीएस कोर्सेज लगे होंगे, इस वजह से डब्बे एक दूसरे के ऊपर शायद नहीं चढ़े और घटना के कारण क्या है ये भी पता करने की रेलवे कोशिश करेगी। बिल्कुल, ये कारण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रवीश, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जून में ही हम देख लीजिए 2 जून को 17 जून को 2 ट्रेन हादसे होते हैं और अब एक और ये हादसा हो जाता है। कारण अभी समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं लग रहा है, लेकिन ये अपने आप में चिंताजनक बात है क्योंकि जो आम भारतीय है वो ट्रेन से ही सफ़र करता है।
निधि, एक अपने दर्शकों को एक बड़ी अपडेट बता देते हैं। अभी अभी जो रेलवे मिनिस्ट्री का ग्रुप है उसमें जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक मैसेज डाला है कि लोको पायलट ने एक्सीडेंट्स के पहले धमाके की आवाज़ सुनी। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि रेलवे के ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि लोको पायलट के मुताबिक हादसे से पहले एक बड़ा धमाका हुआ। अब ये किस तरीके का धमाका था, कैसे धमाका हुआ, इन सारी चीज़ों की डिटेल जो है वो अभी नहीं बताई है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जानकारी शेयर किया है रेलवे के ऑफिशियल्स ने। जो डायरेक्टर हैं रेलवे के, उन्होंने ये अभी जो आधिकारिक ग्रुप है उसमें इस बात को शेयर किया है। 2 लोगों की आधिकारिक तौर पर मौत की पुष्टि की है। 6 जो लोग हैं वो माइनर उनको इंजरी है और कई सारे लोग जो है उनको गंभीर चोटें लगी हैं, इस तरीके की जानकारी है। लेकिन अब ये कौन सा धमाका है इसकी जांच जो है वो आधिकारिक जांच जब होगी तब पता चलेगा। लेकिन 1 महीने के भीतर ये दूसरा जो है वो रेल की दुर्घटना है। इससे कहीं ना कहीं रेलवे की सुरक्षा पर एक गंभीर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि रेलवे मिनिस्ट्री का ये कहना है कि जो ये हादसा हुआ है उसमें सबसे पहले उनकी प्राथमिकता है कि घायलों का उचित उपचार हो और लोगों को जो है जो राहत का कार्य है उसको तेज़ी के साथ में चलाया जाए। यही वजह है कि घटना के 2:35 पर ये जो दुर्घटना है ये हुई है। जैसे ही ये चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी, ये जो ट्रेन है ये तकरीबन 2 बजे के आसपास में गोंडा रेलवे स्टेशन पहुंचती है और गोंडा रेलवे स्टेशन से जब ये चलती है तकरीबन 20 किलोमीटर आगे बढ़ी होगी, तब वहां पर ये हादसा हुआ है 2:35 पर। और उसके बाद में सबसे पहले जो रेस्क्यू ट्रेन है वो गोरखपुर मंडल से यहाँ पर पहुँची है। गोरखपुर मंडल की दूरी यहाँ से तकरीबन 2 घंटे की रही हो। लेकिन ये एक बड़ी खबर है जो रेलवे के अधिकारी बता रहे हैं कि दुर्घटना से पहले एक बड़ा धमाका सुनाई पड़ा है लोको पायलट को। बिल्कुल रवीश, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। रणवीर, आपका भी धन्यवाद। नज़र बनाए रखें खबर पर। तो फिलहाल लगातार अपडेट जारी रहेगी इस मामले में। और जिस तरह से रवीश ने बताया कि एक धमाका सुनने को मिला है, रेलवे के अधिकारी ये कह रहे हैं। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं देश की बात में। उत्तर प्रदेश से ये अगली खबर है। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट विवाद के बाद एक होटल से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाया गया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को दुकान पर अपनी नेम प्लेट लगाने के आदेश के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं। मुजफ्फरनगर के खतौली बाईपास पर स्थित एक ढाबे पर काम कर रहे 4 मुस्लिम कर्मचारियों को हटा दिया गया। ढाबे के मालिक का कहना है कि मुस्लिम कर्मचारियों को हटवाना ठीक नहीं है। ये आया था कि आप प्रोपराइटर का बोर्ड लगाए गए, जो प्रोपराइटर मतलब जो चला रहा है वही उसका नाम होना चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि किसका होटल है। भाई ये तो मैं कह नहीं सकता जाना भाई, इस बारे में तो नहीं कह सकता। वो लगा दिया आपने, उसके बाद में आपके यहाँ पर कुछ मुस्लिम लड़के जो काम करते थे उनको भी हटाया गया है। हाँ ये उन्होंने कहा क्या ना भाई, प्रशासन के आदमी आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा क्या ना भाई ये नहीं रहने चाहिए, मुस्लिम लड़के नहीं रहने चाहिए। कितने लड़के थे आपके यहाँ? हमारे यहाँ 4 थे जी। 4 को हटा दिया? हाँ जी। कब हटाया है? होले होंगे 6-7 दिन। और आपको बता दें, इससे पहले मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा पर स्वामी यशवीर आश्रम महाराज की चेतावनी को देखते हुए मुस्लिम होटल संचालकों और फल विक्रेताओं को अपने नाम वाली पट्टी लगाने के निर्देश दिए गए थे। इसे लेकर उठे विवाद पर जिला प्रशासन का कहना है कि परंपरा रही है। कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है। लाखों कांवड़िए मुजफ्फरनगर से होकर गुजरते हैं। बघरा स्थित योग साधना केंद्र के संस्थापक स्वामी यशवीर आश्रम महाराज ने चेतावनी दी कि यदि कांवड़ रूट पर पड़ने वाले ऐसे होटल्स और दुकानों का उनके मालिकों के नाम नहीं लिखेंगे तो वो आंदोलन छेड़ देंगे। देखिए, जो भी हमारे पारंपरिक रूट हैं मुहर्रम के जुलूस के और जो हमारे कांवड़ मार्ग है पारंपरिक, उन सब पर सीसीटीवी फुटेजेस से उनका सर्विलांस किया जा रहा है और साथ में हर जुलूस पर ब्लॉक फॉर्मेशन में फोर्स लगा के जुलूसों को सकुशल निकाला जा रहा है। किसी प्रकार के भी हथियारों का प्रदर्शन या ऐसे किसी गाने का या ऐसे नारों का प्रदर्शन प्रतिबंधित है। उन सब के साथ मीटिंग करके उनको नोटिस भी तामील करा दिए गए हैं। यदि वो ऐसा करते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो भी पारंपरिक जुलूस है उनको शांतिपूर्ण निकलवाया जा रहा है।
तो कई ट्वीट्स भी आए, वो आपको दिखाएंगे। और पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता ने क्या कहा है, सुन लेते हैं। के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। आपको बता दें, इसका विरोध मायावती ने किया है, अखिलेश यादव ने किया है, असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ गए। रवीश, अपने आप में कांवड़ यात्रा से पहले इस तरह का क्या ये परंपरा रही है, कैसे से देखें? देखिए, परंपरा तो नहीं रही है और ये मांग जरूर कुछ संगठन किया करते थे पिछले साल या उसके पहले के साल में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। अगर बात करें इस पूरे विवाद की शुरुआत की तो यूपी सरकार के जो मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल, कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया कि जिसको भी बिजनेस करना है करे, चूंकि कांवड़ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है, महत्वपूर्ण यात्रा है। ऐसे में जो कांवड़ का रूट है, उस रूट पर दुकान चलाने वाले लोगों को अपनी आइडेंटिटी बतानी होगी। तो उन्होंने साफ कहा कि जो भी लोग हैं जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने रेस्टोरेंट्स, होटल, चाय की टपरी या ठेले लगा रहे हैं, वो ऐसा ना करें, वो असली नाम लगाएं। यहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद कुछ ऐसे संगठन जो हिंदूवादी संगठन है, उन संगठनों ने इस मांग को दोहराया, इस मांग को बढ़ाया। और उसके बाद जब प्रशासन की तरफ से जिले के कप्तान ने कहा कि जो पुलिसकर्मी हैं वो तामील करें इस बात की कि जो भी जो ठेले वाले हैं, टपरी वाले हैं, दुकान वाले हैं, वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करें। इसके बाद नाम लगाए गए उन ठेलों पर या दुकानों पर कि कौन इस दुकान को चला रहा है, सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो किस धर्म का है। अगर वो गैर हिंदू कोई भी व्यक्ति है तो पता उसके नाम से चल जाएगा। इस वजह से ये सब किया गया। अब जब जैसे ही ये सब शुरुआत हुई, इसकी तस्वीरें आई, तो जाहिर है इस पर राजनीति होनी थी और इसमें सबसे पहले कूदे असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने हिटलर शाही से इसकी तुलना कर दी। फिर अखिलेश यादव, मायावती से लेकर तमाम जो लोग हैं वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक डर जता रहे हैं। और अखिलेश यादव ने तो कोर्ट से मांग की है कि कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले में कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है माहौल बिगड़ता है, हिंदू बनाम मुस्लिम जैसा माहौल हो जाएगा। तो ये जो कांवड़ यात्रा है 22 तारीख से शुरू होगी, आज 18 तारीख है, अभी 4 दिन शुरू होने में बाकी है और इससे पहले ही विवाह शुरू हो गया। आपको बताएं कि जो कांवड़ यात्रा होती है उसमें सावन के महीने में कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर के अलग अलग शिव मंदिरों में चढ़ाने जाते हैं। और जो सबसे ज्यादा भीड़ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसी मुजफ्फरनगर वाले रूट से होकर के गुजरते हैं कांवड़िए, क्योंकि इसकी वजह यह है कि हरिद्वार से निकल करके जो पहला जिला पड़ता है वो मुजफ्फरनगर पड़ता है उस रूट से। तो इस वजह से यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर जो विवाद है वो अब एक राजनीतिक रंग लेते जा रहा है। तो अगले 4 दिन तक ये मुद्दा और तूल पकड़ सकता है अगर इसी तरीके से आइडेंटिफिकेशन का काम जारी रहा, इस तरह से बैनर पोस्टर लगवाए गए, तो इस मामले में राजनीति बढ़ेगी और सरकार बनाम विपक्ष जो है ये लड़ाई और तेज हो सकती है। बिल्कुल रणवीर, जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन त्योहार के नाम पर इस तरह का सामाजिक बहिष्कार किसी भी तबके का बिल्कुल ठीक नहीं है। बहरहाल एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। नीट यूजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। उसने एनटीए से कहा है कि शनिवार 12 बजे तक छात्रों के अंक वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएं। शहरों और सेंटर्स के हिसाब से अंक जारी करने के लिए कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि छात्रों की पहचान छिपाई जाए। बिहार पुलिस की जांच रिपोर्ट भी मांगी गई है। इस मामले में 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट निर्णायक सुनवाई करेगा। नीट यूजी 2024 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है और एनटीए को कहा है कि वो शनिवार दोपहर तक सारे जो रिजल्ट है छात्रों के जो अंक हैं उनको शहर और सेंटर वाइज वेबसाइट पर सार्वजनिक करे। हालांकि छात्रों की पहचान छुपा कर रखी जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरा अहम आदेश जारी किया है, कहा है कि 22 जुलाई को
बिहार पुलिस की जो जांच हुई थी उसकी जांच रिपोर्ट और केस डायरी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाए। 22 जुलाई को एक निर्णायक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोमवार को हम इस मामले में सबसे पहले सुबह सुनवाई करेंगे 10:30 बजे और उसी दिन फैसला भी देने की तैयारी सुप्रीम कोर्ट ने की है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की ये 3 जजेस की बेंच है जिसने करीब 3 घंटे तक सुनवाई की है। NTA केंद्र सरकार से बड़े सवाल भी पूछे हैं, याचिकाकर्ताओं से भी सवाल पूछे हैं। यहाँ पर NTA की तरफ से जो तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने ये माना है कि पटना और हजारीबाग में लिंक है, पेपर ब्रीच हुआ था, क्वेश्चन पेपर के फ़ोटो खींचे गए थे और ये सब परीक्षा से के दिन सुबह 8:02 से 10:23 के बीच हुआ था। ये भी उन्होंने कहा, लेकिन 150 से ज़्यादा छात्र नहीं हैं जिनको इसका फ़ायदा हुआ हो, इसलिए किसी भी सूरत में दोबारा परीक्षा की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है कि पेपर ब्रीच हुआ था। अब ये देखना है कि किस लेवल पे ये हुआ था। हालांकि जो बेंच है उसने तमाम रिकॉर्ड देखने के बाद 2 या 3 महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की हैं। उन्होंने कहा है कि डेटा देखने से साफ है कि जो टॉप 100 जो स्टूडेंट हैं, जो टॉपर हैं 100, वो भारत के 13 अलग अलग राज्यों, जिसमें 12 राज्य और 1 यूटी है, वहाँ के हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि एक पर्टिकुलर सेंटर से ही सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए छात्रों की पहचान छुपाकर उनके अंक जो हैं वो प्रकाशित किए जाए, सार्वजनिक किए जाए शहर और सेंटर के साथ। इसके अलावा याचिकाकर्ता कह रहे थे कि पेपर पूरी तरह लीक हुआ है और ये 5 मई को लीक नहीं हुआ बल्कि 4 मई को लीक हुआ है और बिहार पुलिस की FIR ये कहती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस की FIR की जांच और केस डायरी मांगी है। एक अहम दिन है, सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या जो नीट परीक्षा है क्या वो दोबारा कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि परीक्षा एक ही शर्त पर दोबारा हो सकती है, जब ये साबित कर दिया जाए, संतुष्ट कर दिया जाए कि जो परीक्षा है उसकी पवित्रता, उसकी जो अखंडता है वो प्रभावित हुई है। तो एक बड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है 23 लाख से ज़्यादा छात्रों के भविष्य का सवाल है और एक अहम सुनवाई 22 जुलाई को होगी। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बड़ा आदेश जारी करे। ये जो पूरा मामला है अब उसकी अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है। नई दिल्ली से पूजा आर्या के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।